तेजी से बढ़ती जनसंख्या, फैलते नगर व उद्योग, नतीजा प्लास्टिक का अधिकाधिक उपयोग और कचरे के रूप में उसका फैलाव दुनिया के सामने एक गंभीर चुनौती है। अगर समय रहते इसको नियंत्रित नहीं किया गया तो प्लास्टिक कचरे के ये ढेर हिमालय की ऊंचाइयों को चुनौती दे सकते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस चुनौती को गंभीरता से लिया और पर्यावरण विज्ञान एवं तकनीक विभाग के नेतृत्व में समय समय पर अनेक प्रभावी कदम उठाए। अप्रैल 2009 में सतत प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की योजना को सुव्यवस्थित ढंग से लागू करने का निर्णय लिया गया, जिसका आदर्श वाक्य था पॉलीथीन हटाओ, पर्यावरण बचाओ। इसके लिए 3 स्तरों पर पहल की गई। पहला, प्लास्टिक के थैलों के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध। दूसरा, पर्यावरण हितैषी विकल्प। तीसरा, प्लास्टिक कचरे के फैलाव की समस्या का टिकाऊ प्रबंधन। राज्य के पर्यावरण विज्ञान एवं तकनीक विभाग ने पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता के एक निष्ठ लक्ष्य को सामने रखा और सरकार के विभिन्न विभागों जैसे विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य परिषद, पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड और लोक निर्माण विभाग के बीच आपसी समन्वय स्थापित किया तथा एक ऐसा संस्थागत मैकेनिज्म विकसित किया जिसके अंतर्गत सामान्य नागरिकों की सतत सहभागिता के द्वारा प्लास्टिक कचरे को एकत्र करके कलेक्शन सेंटर तक पहुंचाया जाना था और फिर उसका उपयोग सड़क के निर्माण में किया जाना था। पर्यावरण विज्ञान एवं तकनीकी विभाग ने प्लास्टिक कचरे निपटान का उपक्रम सीमेंट की भट्टियों में करने की पहल की। बरमाना, बिलासपुर, दरलाघाट एवं सोलन की सीमेंट फैक्ट्रियों को प्लास्टिक भेजा गया। शिमला, कुल्लू और बिलासपुर की नगर निगमों द्वारा भी कुछ प्लास्टिक इन भट्टों को भेजा गया था। अभी बेहतर व अनुकरणीय समाधान की खोज बाकी है। तमिलनाडु राज्य में प्लास्टिक कचरे का उपयोग सड़क निर्माण में किया जा चुका था। महसूस किया गया कि क्यों ना इस नए समाधान को आजमाया जाए। अप्रैल 2009 में इसकी तकनीक को समझने के लिए केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान दिल्ली के विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील बोस को आमंत्रित किया गया। 15 और 16 दिसंबर 2009 लोक निर्माण विभाग द्वारा पायलट योजना के प्रदर्शन के लिए टोटू से जुबेरहट्टी एयरपोर्ट रोड के 800 मीटर लंबे टुकड़े की पहचान की गई और फिर इसके निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। सड़क के नमूनों का परीक्षण करने पर पाया गया कि ये सड़क न केवल अपेक्षाकृत मजबूत है बल्कि जलरोधी भी है। विशेष बात यह भी है कि इस तकनीक के द्वारा प्रति किलोमीटर सड़क के निर्माण में 35,000 से 40,000 रुपए तक की बचत होती है। पॉलीथीन हटाओ, पर्यावरण बचाओ, इस जन जागरूकता अभियान को 2 स्तरों पर चलाया जाना था। इसके पहले फेज के अंतर्गत दिसंबर 2009 से मार्च 2010 स्वैच्छिक कार्यक्रमों द्वारा स्वच्छ हिमाचल प्रदेश अभियान का प्रारंभ किया जाना था। राज्य में अभियान को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने वाले जिलों व हर जिले की सर्वोत्तम 3 पंचायतों व 3 निकायों को पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की गई। राज्य स्तर के एक कार्यक्रम के दौरान 22 अप्रैल 2010 को दूसरे चरण का अभियान प्रारंभ हुआ। शिमला व कांगड़ा को सर्वोत्तम जिले घोषित किया गया तथा दोनों को संयुक्त रूप से पुरस्कृत किया गया। प्लास्टिक कचरे के विरुद्ध जंग जारी है। परिणाम स्वरूप यहाँ के लोक प्रशासन को उसकी श्रेष्ठता के लिए 2009-2010 के प्रधानमंत्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया। ये भारतवर्ष का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जिसने प्रबंधन के नए प्रयोगों एवं प्रशासनिक कौशल के द्वारा प्लास्टिक कचरे से पूर्णतः मुक्ति का मार्ग पा लिया है। सबसे बड़ा लाभ हमें ये हुआ जो यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ सॉइल जो ख़राब हो रही थी, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा था, साथ ही जो सीवरेज पाइपलाइंस चोक हो जाती थी और जिसकी वजह से जनजीवन पे बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता था, पर्यावरण पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता था, उन सारी चीज़ों से छुटकारा मिला। तो आने से पहले ही हमें पता था कि यहाँ पे प्लास्टिक बैन है, तो इसलिए हमने अपनी जितनी पैकिंग की है वो सारी जो है पेपर बैग्स
या कपड़े के बैग्स हैं उन्हीं में की है। पॉलीथीन हम यहाँ कोई नहीं लाए कि वो डिस्पोज भी ना करें यहाँ पे आके। पॉलीथीन हटाओ, पर्यावरण बचाओ। हिमालय की वादियों में ये नारा दिन प्रतिदिन बुलंद हो रहा है और प्लास्टिक कचरे के विरुद्ध जंग जारी है। आने वाले कल कुछ तां दस सरा किद्दां करां दूर ए मन दा हनेरा, कित्थों लियावां जोश दा बालण हो जाए जग विच पूरा चानण। आने वाले कल ने हौली जिहा किहा, अपने अंदरली जोत नूं जगा तां जरा। देख जगा के मन दी ताकत जिसनू कल तू भुल गया सी। अपनी अंदरली जोत नूं छड्ड के क्यों बाजारां विच घुम रिहा सी। साडे अंदर ही ओ ताकत है, साडे अंदर ही ओ जोत है, साथों ही खुशहाली है, साथों ही पंजाब। अपनियां लोड़ां पूरांगे आपे, तकदीर सवारनी अपनी आपे। अज जे पक्की होइयां नीहां, कल कामयाबी दी होणगियां लीहां। UPES, University of Petroleum and Energy Studies. It has been estimated that around 1,500 petroleum managers and 2,500 petroleum engineers will be required from the year 2007 onwards in the oil and gas sector alone. UPES has taken this challenge to provide super specialized courses to the aspiring students in the oil and gas, power, transportation and mining sectors. UPES, University of Petroleum and Energy Studies, is a young university which was established 5 years ago with a vision to provide education in the areas of oil, gas, energy and transportation sector. With a highly equipped infrastructure, hands-on training, innovative teaching methods by the highly qualified faculty and a huge collection of book treasures, UPES builds the perfect professionals who are all well equipped with the knowledge of latest technologies and are one of the top lines in their field. Professionals who are going to build the future. Future which will stand on pillars of 4 critical sectors: oil and gas, power, transportation, mining. UPES, a premier international institution, is striving hard to create knowledge, nurture talent and spearhead innovation to make India a truly global phenomenon.
Fashion means different things to different people. To the affluent socialite, it's a well-earned privilege, a statement of status. But to the poor artisan communities of the rural world, it's simply a way of life, and ironically, a diminishing source of livelihood. For centuries, gifted artisan families have handed down their amazing skills to their future generations. And it's no secret that the world's greatest designers have drawn inspiration from them. Fashion for development means everything to me. My life, everything I want to create, the thing I dream, the vision I have, a positive life of these craftspeople so they can have a sustainable income, their social economical development in the grassroots people. Long run, their children can have health and education. Has begun to delve deep into Rajasthan's timeless treasure trove of ethnic classics. Virtually every Rajasthani village has a unique heritage of crafts and craftsmanship. To keep this glorious tradition alive, the government of Rajasthan is integrating the diverse craft skills in various cluster development projects for promoting craft-based livelihoods. The artisan community constitutes a small section of Rajasthan's population. We bring justice, a better life, education and healthcare within their reach. घर से बाहर निकले मुझे कोई इतना नॉलेज भी नहीं था कि ये इतना बढ़िया काम है और इतने उसकी कीमत बढ़ेगी और ये काम करने से हमारे को भी आमदनी बढ़ेगी. Fashion for development. It's about enriching our world by enriching their world. Telephone embroidery yarn, Indian embroidery is well known all over the world for its fine craftsmanship, use of multicolors, handicraft and being eco-friendly.
Keeping in mind the traditional Indian embroidery, Sri Chetan Lal Jain started trading of threads on a small-scale basis way back in 1979 under the name and style of Messrs. Neelam Thread. All the intricate embroidery done on these garments is made possible only by telephone embroidery yarn. At the same time, the slow-speed embroidery machines of 500 to 600 SPM were being replaced by multi-head computerized machines which had 1200 to 1500 SPM. The value of embroidery in India is enormous. Not only in India, abroad also, whether it is contract embroidery, custom, promotions, it's just a huge market. But especially in India, because India is known for its unique designs. Sincere efforts, good marketing policy, check on quality only made the sales climb up. Soon, the company was flooded with orders and their product was in great demand in domestic as well as in the international market too. To meet the existing demand and seeing the future potential, the company needed to expand its operations, and so Neelam Thread was converted into a private limited company under the dynamic leadership of Sri S.K. Jain, Managing Director of the company. Situated on the banks of River Yamuna, modern Delhi embodies the story of 8 generations of cities, spanning a history which is more than 1,000 years old. In its 7th avatar, the 5th Mughal Emperor Shah Jahan and his daughter Jahanara laid the foundation of Shahjahanabad, which today is known as Old Delhi. Present-day Delhi is a spectacle of rapid transformation. Delhi, the nerve center of national politics, with its growing infrastructure, tall buildings, modern means of rapid transportation, along with sparkling malls, is aspiring to become a world-class city. In 1977, the population of slum dwellers was no more than 20,000, and now it stands at a staggering 3.5 million, accounting for over 25% of the total population in 1,100 clusters. These people live their lives in near subhuman conditions, fighting a daily battle for survival. The day starts with a never-ending saga of fetching water. It is indeed a matter of shame that in the capital of India, 25% of the population does not have access to piped water supply. They have to depend on tankers, hand pumps and illegal tappings for water. The entire burden of fetching water rests with women. If the 150 million women days lost in the quest for water were to be monetized, it would add up to a mind-boggling loss of household income to the tune of 10 billion rupees. This never-ending saga of pain and misery doesn't stop here. यहाँ पानी पीने का भी हम सारी सारी रात जग जग के पानी भरते हैं। 1 डब्बा 2 डब्बा पानी मिलता है 15-30 लीटर, वो भी इतनी सिर फुटाऊ होती है कि पुलिस भी आती है यहाँ पे। Along with the problem of shortage of water and toilets, the living condition of these people adjoining heaps of garbage is far from human. There is no provision for removing the garbage on a regular basis in these slums. As Delhi aspires for its rightful place among the cities of the world, there is an urgent need for change, backed by strong will of the government. In these forlorn and dismal eyes, there is pain, aggression and tension. But do we also see a ray of hope? Will their days ever change? Ever change? Ever change? Ever change? Ever change?
समय बदला, लोग बदले, साथ ही बदली लोगों की प्राथमिकताएं। बदलते हुए इस दौर में जहां एक तरफ देश के वो तमाम बड़े बड़े शहर, ऊंची ऊंची इमारतें, भागते हुए लोग, तेज रफ्तार से दौड़ती हुई गाड़ियों में लबालब भरे नजर आ रहे हैं, वहीं आज हम बात करेंगे गांव की सादगी की, सुकून की, प्रकृति की, सही मायनों में कहें तो जिंदगी की। वाराणसी से दक्षिण पश्चिम में लगभग 45 किलोमीटर और मिर्जापुर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सुरभि शोध संस्थान डगमगपुर स्टेशन के करीब है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, झरनों और हरे भरे खेतों से घिरी ये जगह अपने आप में आज एक अद्भुत नजारा है। जितनी खूबसूरत ये जगह है, उतने ही यहाँ के लोग, जो अपनी गंगा जमुनी तहजीब और मिलनसारी के लिए पहचाने जाते हैं। मगर कुछ वर्षों पहले यह नजारा जल अभाव के कारण मिट चुका था। झरने, नदी, जो जल स्रोत थे वो सूख चुके थे, जिसकी वजह से वन क्षेत्र पूरे साफ हो गए और पहाड़ नंगे हो गए। पहाड़ पर मिलने वाली वनस्पतियां लुप्त हो गईं। जो लोग वन पर निर्भर थे, उन्हें पत्थर तोड़कर पेट भरना पड़ा। चारों तरफ गरीबी पसर गई। जीव जंतु बेघर हो गए, कुछ मार दिए गए, कुछ भूख प्यास से मर गए। ऐसे समय में सुरभि शोध संस्थान ने गौशालाओं को केंद्र बनाकर रचनात्मक कार्य करने के लिए अनेक प्रकल्प आरंभ किए, जिसमें आम आदमी को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा सब मिल सके। सभी लोग सुखी हों, खुशहाल हों, कोई कमी कहीं ना रहे, इस लक्ष्य के साथ काम कर रहे बहुत लोगों के प्रयोग और उनके अनुभवों की कहानी हमने देखा, हमने सुना। यही तो सूत्र है भारत का, विविधता में एकता। In fact, the very history of Sikkim is rooted in this village. The historical stupa, the Norbugang Chorten, stands in its full glory opposite the throne where the first king of Sikkim, Chogyal Phuntsok Namgyal, was coronated in 1642 AD by the three learned lamas.
At Yuksum, you can find accommodation at the tourism department Trekker's Hut or at small village hotels and lodges. You could probably pitch your own tent in the camping ground where facilities for some basic amenities have been provided. Yuksum is about 6 to 7 hours drive from Gangtok and is at an altitude of 5,800 feet. Before departure, you are expected to cross-check your clothing, provisions and other knickknacks on your list. Proper footwear is very important. Well, then you're ready, you dust your boots, pull up your socks and off you go. The first few kilometers on your way to the day one camp, don't forget to look around for them while you walk. When you have just started feeling thirsty, the Prekchu River intercepts your trek. This river is a tributary of the river Rangit. Here one could stop by for refreshments before the steep climb to Tsokha starts. The next stop is at Bakhim at 9,000 feet. You have a choice to make a night halt at the forest rest house here or carry on your journey to Tsokha village, another 1 to 2 hours trek uphill. Tsokha is the last inhabited village on this route. It is located at an altitude of 10,000 feet and offers a panoramic view of the valleys all around. The trekker's hut at Tsokha is well equipped and it is a comforting punctuation in this trek. Tsokha, translated, means lakeside. It is from this little lake that the village gets its name. After a good night's rest, the clear morning brings an enthralling view of the valleys down below. The second day's trek to Dzongri starts with a climb. It is always better to start early so that you needn't hurry and you get enough time to mingle with the many splendors of nature while you walk. The unique feature of this route is that within a matter of a day's walk, one can pass through subtropical region to the alpine wonders of the Himalayas. Silver fir trees, magnolias and rhododendrons at Tsokha, which quickly disappear to give way to dwarfed evergreen plants, and the vast plains of Dzongri. So, it is an ideal trekking route where within a short span one can get the best of everything. The trek from Tsokha to Dzongri is lined with unending rhododendron thickets. The adventure and fun that go with this trek are incredible. Well, some have their own point of view. A quick tea break at Phetang and you are ready to resume your climb. Gradually, the trees and plants all around start getting stunted while mountain ranges seem to emerge from everywhere. Here onwards, the trek levels out into more even grounds and the climb seems to be over. Mount Pandim at 21,953 feet makes its presence felt throughout the last lap of the route to Dzongri.
At a vantage point at Dablagang in Zongri, one can get a panoramic view of the entire chain of mountains, starting from Singalila Range, followed by Mount Rathong, Kabud South, Kabud Dome, Kabud North, Kanchenjunga, Pandim and other peaks. The tourist hut at Zongri is yet another welcome feature in the wilderness of the mountains. After a well-deserved night's sleep, you could wake up to find the dazzling Kanchenjunga looking down upon you. Kanchenjunga is worshipped and is considered the guardian deity of Sikkim, and ritually every Sikkimese pays homage to the mountain god. Often the temperature dips below zero in the nights, and you might have to actually cut some pieces of water for your morning tea. Zongri offers a fantastic view of Mount Pandim, and if you happen to be one of the bold ones to have ventured to pitch your tent near the Charmane, the view we are talking about is all yours to savor. You could spend one whole day walking around the Zongri Valley, looking at the magical mountains change colors with every passing hour. A climb to Dablagang Hill will reward you with a more composite view of the whole mountain range. If you want to go further onto Zemathang, some 9 kilometers away, it might take a further one-day walk. But trekkers have come back with amazing description of the enchanting place. Or maybe you would want to save it for the second trip, which, rest assured, you must have already planned, for these mountains are an addiction. They have molded man. Often their height and bulk have deterred and defeated him. On occasions, they have been a refuge, always a challenge. High speed and good roads, if they are becoming the hallmark of the new emerging scene of surface transport of the country, the entire gamut of shipping and shipping industry bears a new look too, with an all-round efficiency, use of new techniques to make the sector globally competitive and play a significant role in countries' developing economy. गंदगी, बदबू, नदियों में बढ़ता प्रदूषण, औद्योगिकरण से बढ़ता प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, कटते जंगल, यह सब हमारे प्राचीन इतिहास, संस्कृति, सभ्यता के लिए एक प्रश्न चिन्ह बन गए हैं. The ISBT complex, which is a flyover-cum bridge on the river Yamuna, connects East Delhi with capital's northern part by a 4-laning system. Its flyover wing has a system by which very smooth traffic flows from all sides on the extremely busy Ring Road. This Calcutta bridge has its own extraordinary features, providing for smooth traffic and connecting some important roads with the new Howrah Bridge, a bridge which is one of the little wonders of India. हम ऐसे अहले नजर को सबूत हक के लिए अगर रसूल ना आते तो सुबह काफी थी.
दोस्तों अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। और हमारी इस प्रोग्राम कैसे जिए सेहतमंद जिंदगी में आप सबका इस्तकबाल है। जी हाँ, सेहतमंद जिंदगी। हमारी इस प्रोग्राम में हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम आप दोस्तों को किसी भी तरह समझाएं या बताएं कि एक खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए सेहतमंद होना किस कदर जरूरी है और कैसे सिर्फ और सिर्फ चंद छोटी छोटी बातों के बदौलत, छोटी छोटी आदतों के बदौलत आप एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन आप बेफिक्र रहिए, मैं कोई तकरीर करने वाला नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि सेहत कुदरत की तरफ से एक अनमोल तोहफा है जिसके साथ न जाने हमारे कितने लोग नाइंसाफी करते रहते हैं, उसकी कदर बिल्कुल नहीं करते और अपने हाथों खुद अपनी सेहत को बिगाड़ देते हैं। और एक बार सेहत बिगड़ गई तो ताउम्र आप जिंदगी की खुशियों से महरूम रह जाएंगे। तो चलिए आज की कहानी इन साहब से शुरू करते हैं। देखते हैं कि इनकी सुबह किस तरह से शुरू होती है। आप भी फिक्र रहिए, हम एक ऐसे साहब की बात कर रहे हैं जिन्होंने खुद अपने हाथों अपनी ही जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। पीने लायक पानी आज एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। अब आए दिन बाजार में नए नए फिल्टर्स आ जाते हैं और एक लंबे अरसे से बड़ी बड़ी कंपनियां बोतलों में पानी बेच रही हैं, लेकिन आज भी एक आम आदमी को पीने के पानी के लिए रोज सुबह सरकारी नल पर लाइन लगानी पड़ती है। और आज भी हमारे हिंदुस्तान में ऐसे कितने इलाके हैं जहां हैंडपंप और कुएं और तालाब का पानी पिया जाता है। तो ऐसे में एक आम आदमी क्या करे? हाँ, इतना तो वो जरूर कर सकता है कि उस पानी को वो उबाल कर पी ले ताकि उस पानी में मिले कीटाणु जो है नष्ट हो जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस प्रोग्राम में भी कुछ ऐसी अच्छी बातें सुनने को मिली है, लेकिन आप उन्हें सिर्फ सुनिए नहीं, आप उन पर अमल भी जरूर कीजिए, क्योंकि इल्म और अमल में कोई फासला नहीं रहना चाहिए। तो एक सेहतमंद जिंदगी आप सबको मुबारक हो। और आज के लिए इस नाचीज को इजाजत दीजिए, अगली किश्त में जरूर मिलेंगे। खुदा हाफिज। इंसानी जमीर की सारी रोशनी ने एक इमारत का रूप धार लिया। रोशनी के इस पुल पर कभी अंधेरों की खिजा नहीं छाई। ख्वाजा गरीब नवाज 536 हिजरी यानी सन 1143 ईस्वी में ईरान के सूबे सिस्तान के सिज या संजर गांव में पैदा हुए। Unani system of medicine, although originated in Greece, is one of the recognized systems of medicine of our country. Hippocrates freed the medicine from the realm of superstition and magic and gave it a status of science. Number of other Greek scholars enriched the system a great deal. Galen stabilized its foundation. Later on, Arab and Persian physicians Razi and Avicenna formulated an imposing edifice on these foundations. At some stage in the 10th century, Arabs introduced this system of medicine to India, and soon it took firm roots in the soil. Since the fundamentals and philosophy of these systems match to the existing Indian system of medicine of that time. When Mongolians destroyed the significant cities of Iran and Central Asia, subsequently practitioners and scholars of this system migrated to India.
From the dawn of human history, health has been the prime consideration of man. In all ages and in all civilizations, health has been valued as the greatest bliss of life. सृष्टि के रचयिता ने जीवन पैदा किया तो उसके संरक्षण की संभावनाएं और साधन भी पैदा किए। जीवन की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति अर्थात मानव शरीर शक्तियों और क्षमताओं का एक अथाह भंडार है। लेकिन ये शक्तियां और क्षमताएं समय के गुजरने, वातावरण के प्रभावों और शरीर की क्रियाओं पर निर्भर करती हैं। आइए देखें ये दवाई पौधे क्या हैं, कैसे हैं और क्या-क्या गुल खिलाते हैं। अलसी। अलसी भारत, पाकिस्तान, मिस्र, रूस और इंग्लिस्तान में पैदा होती है। इसका स्वभाव प्रथम श्रेणी में गर्म व शुष्क है। दवा के रूप में इसके बीज काम में लाए जाते हैं। इसके बीजों का जोशांदा खांसी, दमा और गले की खराश दूर करने में बड़ा प्रभावकारी है। इसके बीजों का लेप फोड़े फुंसियों का मुंह खोलने में सहायक है। As more and more people move to cities, small clusters grow into large slums or bastis. Water supply, drains, roads and sanitation systems are overwhelmed. Governments stretch their limited resources to try to meet the ever-growing challenges